आपने इतने नीचे से शुरू किया, इतने नीचे से शुरू किया कि वहाँ से नीचे गिरने के लिए कुछ है ही नहीं। ओके। मतलब उससे नीचे गिरने के लिए कुछ है ही नहीं, आपके पास पैसे ही नहीं है। आपके महीने के ही खर्चे 2000 रुपये, हाँ, तो उससे नीचे कहाँ जाओगे? तो मुझे याद है कि उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट वाला था कि यार आप लोग 20 लाख का ही लोन तो मांग रहे हो, हाँ, और आपको मैं बताऊँ कि मैंने भी IIT का एग्ज़ाम दिया था, मेरा IIT में हुआ नहीं था। ठीक है, और ये 4-5 आप लोग IIT के लड़के सब करके ये काम कर रहे हो, अगर आपको पैसे लेके भागना ही होगा तो 20 लाख रुपए लेके तो नहीं भागोगे। Correct, इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूँ, कहीं से कुछ भी कोलैटरल मुझे दे दो, मैं करा देता हूँ। हमने लास्ट फंड रेज किया था अक्टूबर 2022 में। ओके। जिस वक्त हमारी वैल्यू कुछ 700-750 मिलियन डॉलर थी लगभग, Okay. यानी 6,000-6,500 करोड़ के आसपास की। तो ये तब की वैल्यू थी। अभी चूँकि हम फंड रेज कर नहीं रहे, वी आर Okay. सफिशिएंटली कैपिटलाइज्ड, एट द सेम टाइम वी आर बिकमिंग प्रॉफिटेबल। एक राम सेवक जी करके किसान होते थे, अच्छा। तो वो सुबह में आए और उन्होंने बड़े ही सहजता से उन्होंने बोला, और एकदम राजमा ना अब उसकी तुड़ाई होने वाली थी, हाँ। बिल्कुल कुछ दिनों की बात थी, और बड़ी सहजता से उन्होंने उन्होंने बोला शशांक जी आज तो मेरा राजमा नीलगाय चढ़ गई। तो मेरा राजमा नीलगाय चढ़ गई। एंड देन हम लोग गए, मैं रो रहा था। और दूसरा है कि कोई कितना भी टिप्स दे देना, सामने वाले को जो गलतियां करनी है वो करता ही है। एंटरप्रेन्योर वही है जो अपनी ही गलती से सीखता है, वो किसी दूसरे के लर्निंग से कभी नहीं सीखता, वो अपनी ही गलतियों से सीखता है, और यही एंटरप्रेन्योर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। दिल से किसान इस सीरीज में हम आपको दिखाते हैं ऐसे एग्रीटेक स्टार्टअप्स की कहानी जो अपने काम से देश में खेती किसानी की तस्वीर बदल रहे हैं। आज हम आए हैं देहात के ऑफिस और हमारे साथ हैं देहात के को फाउंडर और CEO मिस्टर शशांक। वेलकम शशांक, वेलकम टू किसान तक। आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन देहात का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब पहले आप बिहार से IIT करने दिल्ली आए, फिर दिल्ली से वापस बिहार गए, तो देहात का इंट्रोडक्शन आपसे सुनना चाहूँगी। कहाँ से आते थे वहाँ? देहात देखा जाए तो एक सोच है, और तब भी एक सोच ही थी, क्योंकि जो सबसे पहली सोच आई थी वो यही थी कि अगर भारत में 100 मिलियन 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसान हैं, और जहाँ मैं खुद भी एक किसान परिवार से मिला हूँ, तो किसान जो लोग भी खेती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खेती से जो होने वाली आय है, आज तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई, 2010 से 2011 में जो भी खेती से होने वाली आय है उससे बहुत संतुष्टि है, बहुत खुशी नहीं है उससे। तो और उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो उनको अच्छा इनपुट ना मिल पा रहा है, जो भी रीज़न था, वो क्या रीज़न है वे तब तो नहीं पता था, बस इतना मालूम था कि किसान खुश नहीं। और दूसरी तरफ ये लगता था कि जहाँ पे जिस देश की कुछ 15% GDP जिस सेक्टर से यानी कि एग्रीकल्चर से आती है, उस GDP इतने बड़े मार्केट सेगमेंट में, यानी कि कुछ 400-450 बिलियन डॉलर के मार्केट में इतनी सारी इनएफिशिएंसीज हैं, जैसे फूड लॉस का होना, टेक्नोलॉजी का फार्मर्स तक नहीं पहुँच पाना, हज़ार चीज़ें। तो तब ये 2010 में लगा कि हाँ ये तो मतलब इतना बड़ा अगर गैप है तो शायद उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और 2010 तो क्या 24-25 साल की उम्र रही होगी, लेकिन जो अच्छी चीज़ थी कि जैसे ये सोच आई तुरंत पता चला कि ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। जैसे अपने कुछ दोस्तों से बात किया, तुरंत से 4-5 लोग और मिले जो दूसरे IIT या अहमदाबाद से पढ़ के कहीं नौकरी करते थे, लेकिन उनके भी मन में था कि नहीं ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो वो सबसे पहली एक तरीके से आप कह लो कि उसका एक क्रॉस वैलिडेशन कह सकते हैं कि हाँ शायद जो आप जो सोच रहे हो शायद सही दिशा में सोच रहे हो, बिकॉज तुरंत से, क्योंकि तो कुछ भी नहीं है ना, तो आपके पास बिजनेस मॉडल था, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके साथ जुड़ करके और उसी तरीके से काम करने के तैयार। तो ये 2011 की बात है, और वहीं से लगा कि चलो शुरू करते हैं। अच्छी चीज़ थी कि हम लोगों ने ज़्यादा सोचा नहीं और तुरंत से टूट पड़े, लेकिन धीरे धीरे वो जो सोच जो थी वो धीरे धीरे एक योजना या आइडिया या बिजनेस मॉडल में बना, और जर्नी थी वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से शुरू हुई थी किसान के पास से। तो जो भी बिजनेस मॉडल बना वो बहुत ही ग्राउंडेड, फार्मर सेंट्रिक और बहुत ही रियलिस्टिक मॉडल।
तो आपने एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा अपील की, या उस टाइम 2004 में स्वदेश में भी आई थी, वो वाले पता ना यंगस्टर्स हैं तो दिमाग में आया कि नहीं चलते वापस अपने शहर, अपने गांव, अपने प्रदेश और वहाँ जाके शुरू करते हैं? तो बिजनेस था, या एक जो यंगस्टर्स का एक पता ना जोश है, जुनून है, कुछ करना है, समाज को बदलना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा हावी थी? दोनों था। ईमानदारी से बताऊँ तो शुरुआती में ऐसा लगता था कि हाँ बिजनेस है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंक्लाइनेशन था। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद जो रियलिटी थी वो समझ में आई कि कुछ बहुत ही परे है। आप जो दिल्ली, बेंगलोर या कहीं से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, राइट, हम यहाँ पे हमारे लिए एग्रीकल्चर मतलब वो यश चोपड़ा की मूवी समझ में आती है की खेत, और जो जैसी हम बॉलीवुड मूवी में फैंटेसीज देखते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके लगा कि नहीं, ये बहुत ही रियल प्रॉब्लम्स हैं और इसको सॉल्व करना चाहिए, और इसको केवल बिजनेस के तरीके से नहीं देखना चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों को यानी कि ऐसे हाथ हमें अपना बिजनेस मॉडल बनाने में ही हमें 6 से 7 साल लगे। तो उस वक्त वो ग्राउंड लेवल के जो इम्पैक्ट्स थे या जो स्वदेश वाली बात है, वही चीज़ थी जो मोटिवेट करती थी कि नहीं मतलब आप चेंजेस तो ला ही रहे। तो दोनों था, बिजनेस भी और समय के साथ लगा कि नहीं ये जो इम्पैक्ट है इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को, सभी लोगों को काफ़ी एनर्जी मिल रही है, और वो उससे हम लोग। अच्छा, जब गए तो फैमिली फ्रेंड्स की ये नहीं बात कि अब पढ़ाई करके कॉर्पोरेट जॉब में अच्छा वेल सेटल होने के बाद अब गाँव में चलेंगे और किसानों को समझाएंगे कि सुन भाई ऐसे नहीं, खेती ऐसे करी जाती है, ये बिल्कुल ईजी नहीं था। और गाँव वालों से क्या फील करती है? मुझे भी पूछना है, क्या बहुत यार के 24 साल को ये नहीं थी, जस्ट आप निकले हो, आपके 2-4 साल जॉब को हुए और 3-4 लड़के आके समझा रहे हैं अपने ताऊ, चाचा, दादा वाली एज के, वो बैठ के गए, अच्छा बेटा। फैमिली वालों का क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली वालों के लिए काफ़ी मुश्किल था समझना कि ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, और खास करके और जस्ट मतलब ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ 5 जने और थे, हम सभी लोग, तो सभी के घर की वही कहानी थी। सबको लगता था कि क्यों कर रहे हैं ये जॉब में जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉम्बे में जॉब कर रहा था, कोई गुड़गांव में कर रहा था, या सभी इतने अच्छी पढ़ाई करी। फैमिली वालों के लिए समझना तो बहुत ही मुश्किल था कि ये क्यों हो रहा है। सबने अपने अपने तरफ से कोशिश भी की समझाने की, लेकिन और शायद इसीलिए हम सभी लोग का साथ में जुड़ना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बच्चों ने या सभी ने एक दूसरे को मोटिवेट करते तो बहुत है कि कभी वैसे किसी ने सोचा नहीं। जो किसान जो थे उनको शुरुआती दिनों में कोई लगता था कि लोग आज भागे, तो बहुत वो बिल्कुल 100% श्योर थे कि ये बच्चे भी हाँ बोलते थे। उन्हें ये लगता था कि ये तो बच्चे बैग मान करके बाइक पर घूम रहे हैं, ये अभी दिक्कत है, ये कुछ आदमी तो भले भाग जाएंगे। हम लोग उसको बड़ा मजाक नहीं लेते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब चीज़ें सीरियस होती गई, बिकॉज समय निकलता है, तो हमें लगा कि तो फिर हम लोग सोचना शुरू किया कि ये क्यों है ऐसा, राइट। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इतने कमिटेड हैं इनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, बट आप जिनके लिए आप आए हो वो खुद ही क्यों नहीं बदलना चाहते हो, क्योंकि आप जो रिकमेंडेशन दे रहे हो उसको फॉलो नहीं करते। तो फिर तो देन वी स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, और हम लोगों को लगा कि जो किसान हैं उन भारत में हर जगह हर गांव में आपको एक बुरी कहानियाँ मिलेंगी कि उनके पास बहुत सारे पुराने बुरे अनुभव हैं। कोई आया, किसी ने कुछ कमेंट किया, उसने उसको डिलीवर नहीं किया, वो वापस चला गया, तो उसकी जगह पे किसानों ने अपनी धारणा बनाने के साथ हमें तो किसी पर विश्वास ही नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब उनको लगा कि नहीं यार ये लोग तो आ ही नहीं रहे, ये तो रुके ही हुए हैं, हम लोग डरे रहते थे। तो फिर तो धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग उठे कि जो कहते हैं ना कि वो हृदय परिवर्तन आना शुरू हुआ। कुछ लोगों ने फिर देखना शुरू किया कि इनके रहने की बहुत दिक्कत है, तो उन्होंने वहीं पे गाँव की पाठशाला होती थी, स्कूल से होता था, तो वो खुलवाया कि अच्छा तुम लोग कम से कम यहाँ रखो। फिर धीरे धीरे उन्होंने से कुछ लोगों ने हम लोग को गाइड करना शुरू किया। जैसे हम लोग का तो क्या था कि रोज़ का रूटीन होता था कि हम सुबह बाइक से निकलते थे, दिन भर बाइक से घूम रहे हैं, फिर शाम में कहीं पे बाइक रुकी, रात में आप वहाँ रुके, फिर अगले दिन बाइक चली, तो दिन भर ये चलता रहता था। बट धीरे धीरे मॉडल बन रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, तब तक हमें 2-3 साल हो चुके थे। तो एक किसान आकर के उन्होंने ये बोला कि साहब आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि जिस किसान को आपसे संपर्क करना है, कॉन्टैक्ट करना है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा कैसे? तो दिन भर तो तुम लोग इधर उधर घूमते रहते हो। तो दैट्स व्हाट आई थॉट कि शायद अब समय है कि हमें हमारे पास एक सेटअप होना चाहिए, और तब जाकर के पहला
देहात सेंटर 2013 में डाला गया कि चलो एक देहात सेंटर बनाते हैं जहाँ पर एटलीस्ट कुछ भी किसान को प्रॉब्लम हो तो वो आए, राइट। उस वक्त ऐप, कॉल सेंटर, ये सारी चीज़ें की ना कंफर्ट नहीं था, तो तब जाकर के पहला देहात सेंटर आया। और ये बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट में वैशाली जगह वहाँ पे पहला सेंटर बना, क्योंकि वो पहला था। हम लोगों ने सेंटर खुद से चलाया, ऐसे पहले कुछ सेंटर्स हमने चलाया, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये सेंटर्स कैसे चलने चाहिए, इन्हीं सेंटर से हम कैसे इनपुट और आउटपुट एडवाइजरी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर धीरे 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 वहाँ से जर्नी बनी, और जैसा हम देखते हैं कि आज के समय में 14,000 ऐसे सेंटर्स हैं अक्रॉस स्टेट्स। तो शशांक, बारिश हो रही है और किसानों के लिए कहते हैं कई बार कि क्या बारिश, क्या आंधी, क्या तूफान। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि किसानों की आय डबल की जाए। शिवराज सिंह भी पूरा कमर कस के तैयार हैं। कृषि मंत्री वो कहते हैं हम किसानों की आय बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 12 साल का आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर से आप जुड़े हैं, किसानों से मिलते हैं, लाखों किसान आपके साथ काम कर रहे हैं। टॉप 3 प्रॉब्लम्स क्या देखते हैं जो किसानों की जेन्युइनली हैं, और सॉल्यूशन भी आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या हो सकता है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। अच्छा। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आई थिंक वो सभी को पता ही है, राइट, कि चाहे वो उनके लिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हाई है, अच्छा, या अच्छी जो उपज है उसकी अच्छी कीमत का नहीं मिल पाना, अगर उनको अपनी फसल बदलनी है और उसके लिए उनको पैसे चाहिए तो वो पैसों के लिए जो ब्याज दर है वो बहुत ज़्यादा है, या सही लोन की सुविधा नहीं हो पाना, आप बारिश या मौसम की अनिश्चितताओं की बातें कर रहे हैं तो उसके लिए कोई इंश्योरेंस जैसी चीज़ें, तो हज़ार समस्याएं हैं। ठीक है। अपने आप में आए दिन नए तरह के पेस्ट या डिजीज़ अटैक्स आ रहे हैं जो आज भी एक तरीके से अनसॉल्व्ड हैं, तो प्रॉब्लम्स तो हैं काफ़ी सारी। लेकिन हम लोगों की नज़र में जो हम लोगों ने देखा और सीखा कि इन सारी प्रॉब्लम्स का जो रूट है, जो कारण है, मतलब हमारे नज़र में जो मैंने अभी कहा ये प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिम्टम्स हैं। अच्छा, वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो परिणाम है। ओके। जो फैक्ट है, जो रीज़न है, वो ये है स्मॉल लैंड होल्डिंग। भारत में हम देखते हैं, राइट, जैसे हमारे यहाँ टोटल 150 मिलियन से ज़्यादा हेक्टेयर है और 140 मिलियन किसान, तो एवरेज लैंड होल्डिंग एक से की बनती है। 2-2.5 एकड़ की एवरेज किसानी है। अब सुबह, और वो 2-2.5 एकड़ भी आपके पास एक जगह नहीं है, वो ज़मीन भी अलग अलग फ्रैगमेंटेड है। तो उसका नतीजा ये है कि जो एक औसत किसान है या जो भारतीय किसान है, उन्हें किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या मार्केट लिंकेज या इनपुट लिंकेज या किसी भी चीज़ के लिए वो उनके लिए इतना महंगा हो पाता है। Correct. उनके लिए भी, और जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनियां हैं भी, वो भी आज के डेट में बैंक्स हैं जिनका मैंडेट है फार्मर्स को लेंडिंग करना जी। बट सवाल है बैंकों के लिए पॉसिबल नहीं है इतने करोड़ों किसानों तक जाना। लेंडिंग करनी है तो आपको उनका डेटा चाहिए, आंकड़ा चाहिए, उनका सिबिल चाहिए, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है वो कर पाना। करेक्ट। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन उन इनोवेशंस के पास वो उनके लिए वो बहुत ही महंगा अफेयर होगा कि एक एक किसान को जाना, बताना, समझाना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए उनको डेमोन्स्ट्रेट कर पाना कि आपको ये नहीं, ये लगाने की ज़रूरत है। तो मूल जो रीज़न है वो है स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। अच्छा। और शायद यही रीज़न है कि जो देहात एज अ मॉडल हम लोगों ने सोचा, हमारा काम केवल किसानों को जोड़ करके एक प्लेटफॉर्म बनाना ही तो है। हम क्या कर रहे हैं, हम किसानों को जोड़ रहे हैं जी। और हम लोग अपने आप को बतौर एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग अपने आप को एक फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, जिससे कि अगर आप सीड कंपनी हो, आपके पास कोई अच्छी सीड है, तो आपको एक एक किसान के पास 1 by 1 इंडिविजुअली नहीं जाना। आपके पास यहाँ पर एक 30 लाख किसान के इक्विवेलेंट एक प्लेटफॉर्म है, और हमने केवल नेटवर्क ही नहीं बनाया, हमने सप्लाई चेन भी बनाई, सो दैट कि आपको अपना सीड का एक पैकेट किसान के घर तक नहीं पहुँचाना है, वो काम भी हम ही कर रहे हैं। करेक्ट। सिमिलरली अगर आपको कोई आपके चिप्स के लिए कोई स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ पोटैटो चाहिए, आपके लिए असंभव है किसानों तक जाना, उनको बताना, उनको कन्विंस करना। करेक्ट। वर्सेस दैट आप हमें बताओ और आपको हम किसानों से जोड़ते हैं। तो इन अ वे जो देहात है वो एक बिजनेस टू फार्मर प्लेटफॉर्म ही है, जहाँ पर बिना किसी मिडिल मैन के आप फार्मर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाते हैं, ट्रांजैक्ट कर पाते हैं। और नतीजा क्या है कि एज अ फार्मर अगर किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन हो या 4 एकड़ हो, आपके पास भी एक्सेस है सीधा सीड कंपनीज का भी फॉर योर इनपुट, और सीधा रिटेल चेन का भी टू सेल योर प्रोड्यूस। अब हम फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू करने की बात कर रहे हैं जो हमारे भविष्य के रोड मैप से अलाइंड है। तो सीधा बैंकों से जुड़ना, इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ना, मशीन वो भी इजी हो जाएगा।
गवर्नमेंट स्कीम्स को के बारे में जानना, वो सारी चीज़ें। आपका जो पहला फंडिंग था, जो लोन था, उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो मुझे एक बार सुननी है। एफडी वेफडी तोड़ा के आपने कहा बस किसानों के लिए मुझे कुछ करना है, तो वो बड़ा मूव था। इनफैक्ट मैं कहूँगी वो मैं आपसे एक बार सुन लेती हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ था? फर्स्ट लोन 20 लाख की। लर्निंग थी, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हम Okay. लोग और चूँकि खुद एक फार्मर्स फैमिली या सर्विस फैमिली से हम सभी लोग हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सोची नहीं थी। जी। ईमानदारी से अगर बताऊँ, लगा एक, जैसे अब हम लोग बात कर रहे थे ना कि हाँ, एक एज अ यूथ एक सोच थी और कूद पड़े, और बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था। तो ये सिचुएशन वही थी कि हम लोगों ने जब फार्मर्स को इकट्ठा करना शुरू किया, उनकी खेती को मार्केट के हिसाब से अलाइन करना शुरू किया, तो जब सब कुछ धीरे धीरे वो भी ठीक होने में वक्त लगा, लेकिन जब वो सारी चीज़ें ठीक हो गई तो फिर अंत में बात है कि अब जो उनकी उपज है, हाँ, वो तो ले जा करके और किसी बड़े मार्केट में सेल करना है। करेक्ट। तो वहाँ पे भी अब उसके लिए भी पैसे चाहिए, क्योंकि फार्मर्स को आपको पे करना होगा, जी। तभी जा करके आप आगे किसी मार्केट में आप सेल कर पाओगे एक तरीके से, है ना? तो लगा कि तो फिर ये वो पहले मुर्गी या पहले अंडे वाली बात आ गई। और तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वर्किंग कैपिटल नहीं था। फिर हमारे पास ना तो उस वक्त हमारे टर्नओवर होते थे, ना हमारे बैलेंस शीट होते थे। और जो आपने जैसा सही कहा कि बहुत अच्छा लगता है कि आज के समय में गवर्नमेंट या फिर बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे अर्ली स्टेज एग्री स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड फंड है टू टेक केयर ऑफ देयर इनिशियल स्टेज ऑफ Correct. जर्नी। तो उस वक्त उतना इकोसिस्टम नहीं था, तो अपनी किसी भी वर्किंग कैपिटल या किसी भी नीड के लिए इंसान कहाँ जाता है? बैंकों के पास जाता है। तो हम लोग भी बैंकों के पास ही गए, तो उनका और हमें तो लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई ये बिजनेस मॉडल है। हम लोगों ने उनको अपने ऑर्डर बुक्स दिखाए और लगा, लेकिन हमारे पास कुछ कोलैटरल था नहीं। हाँ, मेन तो उसके कारण से कोई भी लोन का हमारा जो एप्लीकेशन होता था वो एक्सेप्ट नहीं होता था। बट देन फिर एक शख्स एक दिन आए, और तो उनको हमारी बातें बहुत अच्छी लगी। हम लोग उनसे बैंक में जाकर के मिले थे, तो देन ही मेड अ सरप्राइज विजिट टू आवर ऑफिस। ओके। ठीक है, जहाँ पे हम लोग काम करते थे। हाँ, और अनजान बूझ करके बेसिकली चूंकि बैंकर थे, हाँ, तो ही केम अर्ली। अच्छा। तो शायद ऐसा रहा होगा कि 9-10 बजे अगर बैंक जाते होंगे, हाँ, 8 तो उन्होंने बजे। कहा होगा कि आज मैं थोड़ा पहले चल के देख लेता हूँ। हाँ। और शायद वो बैंकर वाला भी दिमाग था कि यार वाकई में इनका ऑफिस वहाँ है भी कि नहीं है, चल के देख लो, शायद ऐसा कुछ ऐसी मंशा रही हो। हाँ, तो सुबह सुबह बेसिकली 8 बजे पहुँच गया। ठीक है। अब जब वो 8 बजे आए तो क्या था कि हमारा सेटअप उस वक्त ऐसा था कि हम लोग एक 2 BHK रूम में रह रहे थे, सेटअप था पूरा। होते थे, हाँ, जहाँ पे आगे का हॉल जो रूम होता था वो ऑफिस होता था, और पीछे में हम लोग गद्दे बिछा के सब बस पढ़े रहते थे। 7-8 बजे आए तो गद्दे बिछे हुए थे, कुछ था नहीं, लैपटॉप खुला हुआ था, लोग काम कर रहे थे। अच्छा। और फिर था कि हाँ भैया ऑफिस के लिए जो भी था। तो देन ही केम इन, ही सॉ कि कितनी ऑनेस्टी के साथ लोग हैं और जेन्युइनली काम कर रहे हैं। इट्स नॉट एन ओवरनाइट ड्रीम कि कोई Right. सोचा और कर रहा है। लोग बहुत ही शिद्दत से लगे हुए हैं और ऑनेस्टी के साथ लगे हुए हैं। मोर इम्पोर्टेंटली समहाउ ही सॉ। तो मुझे याद है कि उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट वाला था कि यार आप लोग 20 लाख का लोन तो मांग रहे हो, हाँ, और आपको मैं बताऊँ कि मैंने भी IIT का एग्ज़ाम दिया था, मेरा IIT में हुआ नहीं। ठीक है, और ये 4-5 आप लोग IIT के लड़के सब करके ये काम कर रहे हो। अगर आपको पैसे लेके भागना ही होगा तो 20 लाख रुपए लेके तो नहीं भागोगे। Correct, इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूँ, कहीं से कुछ भी कोलैटरल मुझे दे दो, मैं करा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई लैंड या ऐसे कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, कुछ भी दे दो, 20 लाख नहीं, 5 लाख 6 लाख कुछ भी दे सकते हो, दे दो। अगली एक 6 लाख की FD थी, और वो 6 लाख की FD और हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज आमतौर पे 30% लिक्विड सिक्योरिटी पे पूरा लोन मिलना अपने आप में बड़ी बात होती है। हाँ। तो लगा कि नहीं, ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए ब्रेक थ्रू होगा। ओके। तो फिर ऑब्वियसली वो FD हम लोगों ने बैंक को दिया, और वहाँ से हम लोगों की 20 लाख का जो पहला लोन था वो सैंक्शन हुआ। बट दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। आज सोच के लगता है कि वो 20 लाख बहुत ही एक छोटी रकम रही हो। हमारी बहुत मदद हुई, यस। क्योंकि सबसे मदद इन द सेंस कि हम लोगों की बैंकिंग हिस्ट्री वहाँ से शुरू हुई। फिर धीरे धीरे उसी बैंक के मार्फत से, उस माध्यम से वो जो 20 लाख की लिमिट थी वो बढ़ के 50 लाख हुई, फिर वो धीरे धीरे 1 करोड़ हुई, फिर बैलेंस शीट बनी। तब जा करके शायद हम लोग क्वालिफाई कर पाए कि कोई वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर भी शायद हमें देख सकता था। राइट। तो बट ये वैसे एक कहानी है खाली लोन या एक उसकी, लेकिन हम लोग अपने आप को काफ़ी फॉर्चुनेट मानते हैं, बिकॉज हमारी इस पूरी जर्नी में हमेशा ऐसे बहुत सारे लोग आते गए जिन्होंने शायद हमारे मिशन या हमारी ऑनेस्टी को देखा, और जितना भी हो सकता था आउट ऑफ द वे जा करके गाइड किया कि आपको क्या करना चाहिए। चाहे वो
पहला किसान हो, चाहे वो पहला सेंटर लगाने वाले लोग हों, चाहे ये बैंक हो, चाहे वो चीज़ें हैं, और जिस हिसाब से जहाँ हम लोग को जाना है, हाँ। अभी ऐसे बहुत सारे लोग लगेंगे। मैं तो आपके शो के माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग लगेंगे जहाँ हमें जाना है। IIM कैंपस के जो इंक्यूबेशन सेंटर के हेड हैं मिस्टर अरुणोदय, उन्होंने कहा कि देहात इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट यूनिकॉर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी। डू यू सी एनीबडी नियर टू कंपटीशन? जो मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्री, और ये मतलब ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, तो मतलब ये एग्री इज नॉट अ विनर टेक्स ऑल। Okay. बहुत सारे देहात लगेंगे, एक देहात के अकेले की बस नहीं है, और बहुत सारे देहात सब सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकते हैं। तो किसी ऐसा नहीं है कि किसी एक के सक्सेसफुल होने के लिए किसी दूसरे का सक्सेसफुल ना होना ज़रूरी है इस सेक्टर में, राइट? इट्स नॉट अ मोनोपोलिस्टिक और डुओपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ ये ज़रूर है, एंड अगेन इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि हम लोग किसी भी दूसरी एग्रीटेक स्टार्टअप से लर्निंग कर्व ही मैं बोलूँगा, बिकॉज हर एक जना सीख ही रहा है। लर्निंग कर्व में हम लोग बहुत आगे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जर्नी पहले शुरू की, और हमारा जो कन्विक्शन फुल स्टैक के अराउंड था वो डे ज़ीरो से। करेक्ट। आप देखेंगे कि आमतौर पे जो दूसरे स्टार्टअप्स हैं, कोई केवल इनपुट का काम करता होगा, हाँ। कोई केवल आउटपुट करता होगा, विद इन आउटपुट कोई केवल फ्रेश कैटेगरी करता होगा, तो कोई केवल स्टेबल्स करता होगा, Correct, कोई केवल स्टोरेज करता है, कोई केवल एडवाइजरी करता है। वर्सेस दैट लेट्स से वी सक्सेसफुली वी इवॉल्व एज अ फुल स्टैक, राइट? जो हम सारी चीज़ें करते हैं। तो इट्स जस्ट कि यार हमारे अपने कन्विक्शन में ये हम पहले समझ गए, और हम उस कन्विक्शन पे बेसिकली बने रहे, और उसका रिजल्ट भी हमें मिला। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि हाँ, मतलब इन कंपैरिजन टू एनी अदर स्टार्टअप वी आर वे अहेड इन टर्म्स ऑफ द लर्निंग कर्व। हाँ, जो ये है लोगों के स्टेटमेंट्स या एक्सपेक्टेशन कि देहात ये बनेगा वो बनेगा, आई थिंक इट गिव्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोगों की उम्मीदें बहुत हैं देहात। तो चूँकि हम लोग एंड उम्मीदें इन द सेंस कि लोग चाहते हैं कि एग्री में बहुत सारा काम हो, हाँ। तो वी कंसिडर दिस एज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लेट्स से इफ देहात डज वेल, in a way that will bring a lot of opportunity for the entire sector, Right. So Right. that gives a sense of responsibility. आप लोग खेती नहीं कर रहे थे, या आपने जो पढ़ाई की वो बिल्कुल अलग की, सब कुछ अलग रहा, फिर भी आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, और इतना आसान नहीं होता स्टार्टअप्स के लिए सर्वाइव करना। आप लोगों ने सर्वाइव नहीं किया, बहुत अच्छा सर्वाइव किया, जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में किया। तो वो लोग जो स्टार्टअप्स से जुड़ना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ उनके पास कुछ है, उनको लॉन्च करना चाहते हैं, तो बिजनेस आइडिया वर्सेस अ सक्सेसफुल बिजनेस, उसका जो पूरा जर्नी है, उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। हमारी जर्नी में जो जिन दो चीज़ों ने मदद की, मैं वही बता सकता हूँ। हाँ। तो पहला चीज़ ये था कि स्टेइंग क्लोजर टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके। तो जो आपने स्वदेश वाली बातें बोली, ठीक है, लगता था कि हाँ स्वदेशी बन रही है, जो कुछ भी था, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि गांव में थे हम लोग, खेतों के पास थे, किसानों के पास थे, तो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स से भी आउटकम्स दिखते थे। अच्छा। और वो आउटकम्स जो थे आपको एक्साइट भी करते थे, और समझने में भी हेल्प करते थे कि व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क, राइट? तो आज आप जो यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ बैठ करके देहात नहीं बना। ट्रू। देहात बना जब आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे थे, गाँव में थे, खेतों पे थे, True. राइट? तो और शायद यही रीज़न है कि वो आज भी कंटिन्यूड है। आज भी केवल मैं नहीं, हमारे जितने भी को फाउंडर्स हैं, हम सभी फील्ड पे इतना ज़्यादा वक्त देते हैं, राइट? आज भी महीने में लगभग 12 से 15 दिन मैं भी फील्ड में ही ट्रैवल करता रहता हूँ। हमारी पूरी टीम खेतों में काफ़ी ज़्यादा वक्त देती है। राइट। 2000 की टीम में 70% जो लोग हैं, 75% जो लोग हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं गांव में, खेतों में स्टेशन है, डिप्लॉयड है, राइट? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेशन। तो कहीं ना कहीं वो जो फंडामेंटल्स था वो वहाँ से समझ में आया कि भाई यू हैव टू स्टे क्लोजर टू फार्मर्स। तो जो पहली चीज़ थी कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पास में थे। जो दूसरी जो चीज़ रही वो थी बॉटम अप जर्नी। अच्छा। आपने इतने नीचे से शुरू किया इतने नीचे से शुरू किया कि वहाँ से नीचे गिरने के लिए कुछ है ही नहीं। ओके। मतलब उससे नीचे गिरने के लिए कुछ है ही नहीं, आपके पास पैसे ही नहीं, आप महीने के ही खर्चे 2000 रुपये, हाँ। तो उससे नीचे कहाँ जाओगे? राइट। तो इट्स जस्ट कि तो उसके आगे तो फिर बढ़ना ही है, ऊपर ही जाना है। करेक्ट। तो और चूंकि वो सारे स्टेजेस देख करके जनरली आप पहुँचे। चैलेंजेस तो आज भी हैं, लेकिन जब चैलेंजेस आज के इंसान को देखता है तो लगता है कि यार जब वो देखा तो ये भी हो ही जाएगा इन अ वे, राइट? तो कहीं ना कहीं जो आने वाले कई सालों के लिए जो रेजिलियंस या जो
तैयारी है या उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं वो सारे जो पूरी जर्नी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर या एज अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो बट अगेन आई वुड रिपीट, ये कोई टिप्स नहीं है। अच्छा। हर एंटरप्रेन्योर का, हर स्टार्टअप का एक अपना प्लेबुक होता है। ओके। और दूसरा है कि कोई कितना भी टिप्स दे देना, सामने वाले को जो गलतियां करनी है वो करता ही है। एंटरप्रेन्योर वही है जो अपनी ही गलती से सीखता है, वो किसी दूसरे के लर्निंग से कभी नहीं सीखता, वो अपनी ही गलतियों से सीखता है, और यही एंटरप्रेन्योर है। गांव चल के किसानों को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया काम है। ये एक स्विच क्या है वो जो आपको खींच के ले गया खेती किसानी में? तो कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था, लेकिन सीरीज ऑफ थॉट्स या सीरीज ऑफ मोमेंट्स आप कह सकते हो। 2010 की बात है, जब इंडिया में धीरे धीरे स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ें शुरू हो रही थी, तो लगा कि हाँ, ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है, ऐसा भी सोच सकता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, रश्मि बंसल की बुक्स आ गई थी, तो उन लोग उस जिसमें naukri.com, मेक माई ट्रिप, ऐसी कहानियाँ आप पढ़ते थे, तो उसे देख के बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो IIT, IIM या कहीं से भी पढ़ने के बावजूद who started their own business and they became a first generation entrepreneur, और उन्होंने एक कैटेगरी बनाई, उन्होंने एक अपनी पहचान भी बनाई, और मोर इम्पोर्टेंटली एक नई कैटेगरी ही बनाई फॉर दैट मैटर। राइट। तो एक वो चीज़ था, तो लगा कि और मतलब दैट समहाउ एक जो होता है ना कि इंक्लाइनेशन या सॉफ्ट कॉर्नर जैसी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ कि यार, जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, MBA कर सकता हूँ जो सारे लोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी बड़ी एक्साइट कर रही है कि यार एक अपना बिजनेस बनाना, अपना धंधा बनाना, एंड मोर देन ऐसा बिजनेस बनाना जिसमें आपके साथ हज़ारों लाखों लोग भी एक तरीके से एम्पावर हो। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, कहीं ना कहीं मेरी अपब्रिंगिंग रूरल एरिया से थी, जो मेरी जॉब थी वो सप्लाई चेन से रिलेटेड थी, तो लगा कि यार एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत बड़ा सेक्टर है। तो जो दूसरा थॉट आया कि इस सेक्टर में अगर आप कुछ कर पाए तो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, अच्छा। मतलब रियली बिग, बहुत बड़ा कुछ स्केल अप कर सकते हो। तो ये दूसरा जो थॉट प्रोसेस था, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ से चीज़ें शुरू हैं। हाँ। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जाके ना, वो कहा जाता है जब रियलिटी जब दिखी, तो जो ये थॉट था ना, वो थोड़ा छन के वो बहुत ही मैच्योर आई वुड से प्रोसेस बना। ओके। कि या शायद एक मतलब मोर देन जस्ट अ बिजनेस, आपको एक मिशन मिला, वाओ, कि या मोटिवेशन मिला कि यार आप, मतलब अगर केवल बिजनेस का थॉट रहता, तो जो आप बार बार कह रहे हो कि 12 साल का सस्टेन करना और वो सारी चीज़ें, अगर बिजनेस रहता तो शायद कहीं ना कहीं हम में से किसी की भी नाव डगमगा सकती थी। राइट। लेकिन वहाँ जा करके, लोगों से मिल करके जब लगा कि लोगों की कितनी सारी समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक चीज़ नहीं है, और उसके बावजूद भी जो पूरी फार्मर फैमिली है वो हंसती रहती है, राइट। मतलब मुझे याद है कि हम लोगों ने एक पहला हमारा एकदम फर्स्ट सीज़न था, और हमने किसानों को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि आप गेहूं की जगह पे आप राजमा की खेती करें। ठीक है। और राजमा की खेती करेंगे तो आपकी जो इनकम है वो डबल हो सकती है, आप ट्रिपल हो सकती है, ऐसा करके। और एक राम सेवक जी करके किसान होते थे, अच्छा। तो वो सुबह में आए और उन्होंने बड़े ही सहजता से उन्होंने बोला, और एकदम राजमा ना अब उसकी तुड़ाई होने वाली थी, हाँ। बिल्कुल कुछ दिनों की बात थी, और बड़ी सहजता से उन्होंने बोला शशांक जी, आज तो मेरा राजमा नीलगाय चढ़ गई। तो मेरा राजमा नीलगाय चढ़ गई। एंड देन हम लोग गए, मैं तो लिटरली मैं रो रहा था, मैंने कहा यार 6 महीने की मेहनत, हमारा पहले इनका राजनीति, और एंड ही वाज लाइक बड़े चिल थे, एंड मैं उनको क्या समझाता, वो मुझे समझा रहे, चलिए कोई बात नहीं, फिर से अगली बार मेहनत करेंगे। वाओ। तो इस तरह के जो मोमेंट है ना, जी। वो उन्होंने उस थॉट को, या जो केवल एक बिजनेस का थॉट था ना, उसको एक मिशन का नाम दिया। एंड फिर उसके बाद फ़र्क ही नहीं पड़ता कि 12 साल है कि 15 साल है, 25 है, शायद ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यूनिकॉर्न हो या नहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो ये है कि आपको अपना प्रोसेस सही रखने का है। आए दिन जो मोमेंट्स आते हैं वो बताते हैं कि हाँ, वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। उस दिशा में सही बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। शायद लोग वो देख रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ और देख रहे हैं। राइट। कहीं ना कहीं आपका जो मिशन है वो भी एक इस सक्सेसफुल जर्नी में एक
की फैक्टर मुझे लगता रहा होगा। आप देखते होंगे जब किसानों का भला हो रहा है आपके कामों की वजह से, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उनकी आय में वृद्धि हो रही है, ये सब चीज़ें जो देखते होंगे तो ये बड़ी सेटिस्फैक्ट्री भी 2025 तक कहाँ आप देहात को ले जाएंगे और आपके पर्सनल क्या एजेंडा है कि अब देहात को भी यहाँ ले जाना और खुद का भी क्या है रूटीन, हॉबीज़ क्या हैं, स्ट्रेस बस्टर क्या है? जब भी फील्ड में जाता हूँ, जो टीम ग्राउंड पे काम कर रही है उन लोगों को देखता हूँ, जब फार्मर से मिलता हूँ, जो लोग सेंटर्स चला रहे हैं उनसे मिलता हूँ, तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। लगता है कि नहीं, बाकी सब चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, जो है सो यही है एक तरीके से। ओके। पर्सनल लाइफ में कुछ है नहीं, जो है सो यही है। And उसके लिए कहीं ना कहीं थैंकफुल हूँ, क्योंकि वैसी फैमिली है, या शायद उनको भी समझ में आता है कि इसको छोड़ दो, ये जो कर रहा है ना कर दो। और जब इसकी हालत ख़राब होगी तो ये वापस यहीं आएगा। ओके। तो समझ लेने का है कि अभी इसको फिर 1-2 दिन का रिचार्ज कूपन चाहिए। तो बट मनी जोक्स अपार्ट, फैमिली एंड नॉट जस्ट फॉर मी, लाइक अगेन विद ऑल माय को-फाउंडर, सबके, इवन पूरी टीम, बिकॉज हम सभी लोगों को, पूरे हर एक जने को इतना ट्रैवल करना होता है जी, तो वो बिना फैमिली के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। बट जो है सो यही है, यही पर्सनल है, यही प्रोफेशनल है। लेकिन और गोल्स भी इसलिए जो है वो देहात के लिए, पर्सनल गोल कुछ है नहीं, लेकिन काफ़ी सही दिशा में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कुछ लगभग 4000 करोड़ का बिजनेस करने जा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। 525 की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले साल हम लोगों ने 2700 करोड़ का काम किया था। तो इस स्टेज पे भी और इतना ग्रो कर रहा है, आप देखेंगे कि यूजुअली इस स्केल पे लोग 5-10% ग्रो करते हैं या नहीं ग्रो कर पाते हैं, बट हम इस स्टेज पे भी आने के बाद लगभग 50% का एनुअल ग्रोथ इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। और जो ये दर्शा रहा है कि अभी हमें बहुत आगे हम और ग्रो कर सकते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली अक्टूबर ऑनवर्ड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो आने वाले यहाँ से नेक्स्ट 1 से 1 साल में जो देहात का लक्ष्य है वो ये है कि ना केवल अपने बिजनेस को हम लोग ग्रो कराएं, विच इज़ 4000 करोड़ बाय मार्च 25, बट टू मेक इट प्रॉफिटेबल एट कैश फ्लो लेवल, जो अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग देख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, गुजरात या जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे आज के डेट में हमारे फुटप्रिंट्स नहीं हैं, तो गुजरात या जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे हम लोग जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स धीरे धीरे हम लोग एक्सपैंड करना शुरू करेंगे। ओके। कुछ बिजनेसेस जो हम लोगों ने पिछले 2 सालों में शुरू किए, जैसे एक्सपोर्ट है, जहाँ हम आज 30 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। या फिर जो बायोलॉजिकल्स के एग्रीकल्चरल इनोवेशंस हैं, इनपुट्स हैं, जहाँ पर लगभग 15 से भी ज़्यादा बायोलॉजिकल्स इनोवेशंस हमारे पास हैं अलग अलग देशों से, जो हम लोग किसानों तक पहुँचा रहे हैं। हमने कंज्यूमर पैक शुरू किया देहात ऑनेस्ट फार्म से। ये सारे बिजनेसेस बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग, चूँकि हम लोग लगभग रोज़ 7 से 8000 टन आउटपुट एग्रीगेट करते हैं, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिल सके उसके लिए उस एग्रीगेशन या एग्रीगेटेड प्रोड्यूस में वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है जी। तो फूड प्रोसेसिंग हमारा एक अलग एक फोकस है, जिस पे हम लोग पिछले 1.5 साल 2 सालों से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो फ्रोज़न रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो प्यूरी है या पल्प है या फिर प्रोसेस्ड दालें हैं, बहुत फोकस्ड रहना है, क्योंकि हमने बात किया कि आसान कुछ भी नहीं है। और ये अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, या फिर फार्मर्स का डिजिटाइजेशन है ताकि उनको और प्रिसाइज एडवाइजरी दी जा सके, इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं तो जुड़ाव फार्मर से ही है, राइट? कि या तो उनकी लागत कम होगी, या फिर उनकी उपज बढ़ेगी, या फिर उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। तो हर एक इनिशिएटिव कहीं ना कहीं तो फार्मर फर्स्ट ही है। तो उन सारी चीज़ों पे थोड़ा फोकस रहना है, और ये सारी चीज़ें फार्मर्स के लिए भी वैल्यू ऐड कर रही हैं, एज एन एंटरप्राइज हमारे लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ रही है। और जैसा मैंने बताया कि मार्च 25 तक हम लोग 4000 करोड़ करने जा रहे हैं इन एंड देन अक्टूबर ऑनवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। उसके अगले साल देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारा 40-50% का एनुअल ग्रोथ रेट है वो इंटैक्ट होगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली अगला पूरा साल एक पूरी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। सब कुछ ठीक होगा तो वहाँ से हम ये भी लक्ष्य ले सकते हैं कि अब हम लोग देहात को एक IPO तक के लेवल तक लेके जा सकते हैं। ये भी देखते हैं कि हम लोग देहात को एज अ फर्स्ट फार्मर्स ड्रिवन कंपनी फ्रॉम इंडिया बेसिकली विल बी गोइंग पब्लिक विद इन IPO के लिए। शशांक, बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें हो गई, खेती किसानी सबसे रिलेटेड बातें हो गई। आप 12 से ज़्यादा स्टेट्स में आपकी प्रेजेंस है। मुझे एक चीज़ पूछनी थी, कौन से स्टेट के फार्मर्स आपको सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगे? इंडिया में
डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। तो किसी स्टेट लेवल पे तो ये बोलना सही नहीं होगा कि कहाँ के फार्मर ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं या नहीं हैं, लेकिन बहुत ही आसान है इसको समझना और प्रेडिक्ट करना, जैसे हम लोग देखते हैं। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे होने वाली फसलों पे निर्भर करता है। और आज के बाद जब भी आप भारत के गाँव में या रूरल एरिया में आप ट्रैवल करेंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे अगर कहीं पे सब्जियों की खेती अगर हो रही है, हाँ। तो आपको वहाँ के किसान सबसे ज़्यादा सजग और सबसे ज़्यादा मेहनती दिखेंगे। अच्छा। वहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे उनका पूरा परिवार, हाँ। चाहे वो महिला है या पुरुष है या इवन बच्चे हैं, हाँ। वो सब खेतों में लगे हुए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट स्टेट, इट्स अबाउट द क्रॉप। और बहुत सिंपल है, क्योंकि जो सब्जी है वो जल्दी खराब हो जाने वाली, हाँ। 3 महीने की फसल है, तो इट्स लाइक वो एक T20 है, यहाँ पे सब लोग भागते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर गन्ना है, हाँ, तो 10 महीने की फसल है, हाँ, 12 महीने भी। वहाँ पे किसान को रोज भागने की जरूरत नहीं है जी, है ना। लेकिन धीरे धीरे उस फसल के कारण से वहाँ का नेचर है कि वो किसान थोड़े रिलैक्स रहेंगे, आराम से रहेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कहीं पे लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी है, हाँ। जैसे पंजाब अगर आप चले तो वहाँ पे धान गेहूँ या कुछ इलाकों में जैसे लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी है, तो स्वाभाविक है वहाँ के किसान जो है वो बहुत वेल टू डू है। राइट। तो वहाँ पर आपको एक अलग ट्रेंड दिखेगा। Right. बट यही अगर आप यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जाएंगे, वहाँ की ज़मीनें छोटी हैं, जी। तो जो कौन सा फार्मर कितना ज़्यादा एक्टिव है, हाँ। ये स्टेट पर नहीं है, हाँ, ये क्रॉप कहीं ना कहीं क्रॉप पर है। और जी। वो जैसी क्रॉप कर रहे हैं उस हिसाब से उनकी जीवन शैली या उनके सोचने का तरीका उस हिसाब से हो जाता है। ओके, ओके। जो ऑर्चर्ड वाले फार्मर्स हैं, हाँ, आप वो भी काफी पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, Right. या उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज़्यादा होगी। स्वाभाविक है, क्योंकि वो ऑर्चर्ड्स में उनके पास कोई और साधन ज़रूर है, क्योंकि ऑर्चर्ड्स तो साल में आप एक बार ही Correct. उसकी तुड़ाई कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो, तो उनके पास कुछ और साधन ज़रूर है ताकि वो 10 महीने तक कुछ अन्य साधन के कारण से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उसके कारण से ही वो उनके अपने ऑर्चर्ड्स को या बगीचे में या तो वो ड्रिप लगा करके रखेंगे या मल्चिंग जैसी कुछ चीज़ें करेंगे, राइट। तो वो फार्मर्स थोड़े उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा है। तो अगर आपके पास आप देखोगे कि कुछ भी IoT सेंसर्स या ऐसी चीज़ें आती हैं, तो भारत में सबसे पहले जो ऑर्चर्ड वाले फार्मर्स हैं आमतौर पर वो उसके प्रति पहले इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो इट्स मोर अबाउट द क्रॉप्स, नॉट द स्टेट। फ्यूचर क्या देखते हैं आप फार्मिंग में, मतलब अगले 5 साल में क्या बड़ा चेंज आ जाएगा? इंडियन एग्री के हिसाब से मेरे नज़र में ये बेस्ट टाइम है इस सेक्टर में थोड़ा सा बुलिश व्यू लेने का, या इस सेक्टर में आने का, या जो कुछ भी कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से करने का, क्योंकि ग्लोबली इंडिया को बहुत ही एक रिलायबल फूड सोर्स के रूप में देखा जा रहा है। जी। क्योंकि यहाँ पर इतनी डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन है कि हर फसल कहीं ना कहीं पूरे भारत भर में कहीं ना कहीं हो रही है। जी। तो लोग इंडिया को एज एन एक्सपोर्ट हब के रूप में तो डेफिनेटली देख रहे हैं, जहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट है और एक कहीं ना कहीं डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन है। जो दूसरी चीज़ है, जिस हिसाब से फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, फार्मर्स जागरूक हो रहे हैं, यंगर जनरेशन जो है वो धीरे धीरे खेती की तरफ जा रही है, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से ओवरऑल जो सिचुएशन है एग्री की वो काफ़ी सही है। गवर्नमेंट काफ़ी प्रोग्रेसिव है, वो ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों में पार्टनरशिप हो सके टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, कॉमन विजन। तो ओवरऑल आई थिंक थिंग्स आर वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। मैं होप कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर हम ये न्यूज़ सुने कि इस साल या नेक्स्ट ईयर के पहला यूनिकॉर्न बन गया है देहात। तो मार्केट वैल्यूएशन क्या चल रहा है अभी देहात का? 1 बिलियन से कितना पीछे? अभी कोई फंड रेज अभी इमीडिएटली हम लोग नहीं कर रहे। हमने लास्ट फंड रेज किया था अक्टूबर 2022 में। ओके। जिस वक्त हमारी वैल्यू कुछ 700-750 मिलियन डॉलर थी लगभग, यानी 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ के आसपास की। तो ये तब की वैल्यू थी। अभी चूँकि हम फंड रेज कर नहीं रहे, वी आर सफिशिएंटली कैपिटलाइज्ड, एट द सेम टाइम वी आर बिकमिंग प्रॉफिटेबल। जिस हिसाब से काम चल रहा है, ग्रोथ है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, हम लोग को तो ये लगता है। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। तो दिल से किसान सीरीज़ में आज हमने बात की शशांक से, जो देहात के को फाउंडर और CEO हैं। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।